मैं जुनैद अज़ीज़ एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मेरी बात आपके साथ होगी वो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी, बीपीएससी या दूसरे भी स्टेट जो सर्विस कमीशन है, लगभग सभी स्टेट सर्विस कमीशन ने इस टॉपिक को अपने सिलेबस में डाला हुआ है। और ये टॉपिक ऐसा है जो आज भी पूरी दुनिया में एक रहस्य है, ये एक राज है, एक मास्टरी है, जिसका एग्जैक्ट या करेक्ट सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो आज उसी पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। मानव जाति होने के नाते लगभग हर आदमी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम इस बात को जानें कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जो हमारा घर है, उसका निर्माण, उसका जन्म कैसे हुआ। और ये पृथ्वी मानव के साथ साथ हजारों प्रकार के प्राणियों का भी निवास स्थान है। इसलिए शुरू से ही, जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अपने क्रियाकलाप शुरू किए और जब से उसका बुद्धि विवेक विकसित हुआ, तब से उसके मन में इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि पृथ्वी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो पृथ्वी के निर्माण के बारे में यकीन के साथ किसी खास नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि मानव का जन्म इस पृथ्वी पर लगभग अभी से 10 लाख साल पहले की घटना मानी जाती है, जबकि पृथ्वी का जन्म वोल्केनिक इरप्शन से मिलने वाले कुछ एविडेंसेस, या फिर जो मेटियोर्स हैं, या फिर शूटिंग स्टार्स हैं, या सी फ्लर स्प्रेडिंग है, या फिर प्लेट टेक्टोनिक है, ये जितने भी सारे एविडेंसेस हैं, इसके आधार पे लगभग लोगों ने ऐसा माना है कि पृथ्वी का जन्म लगभग अभी से 4.5 अरब साल पुरानी घटना है। और जबकि मानव का जन्म पृथ्वी पे 10 लाख साल पुरानी घटना है। तो जाहिर है कि जब मानव का जन्म पृथ्वी पर सबसे बाद में हुआ और पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ, तो जब मानव उस समय था ही नहीं, तो फिर इसके जन्म के बारे में किसी ख़ास नतीजे पर यकीन के साथ पहुंचना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। फिर भी कुछ ऐसे एविडेंसेस आपके सामने हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन से मिलने वाले मटेरियल, प्लेट टेक्टोनिक, जो आज के ज़माने में एक रिसेंट डिस्कवरी है, जो कई सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो गुत्थी हैं उसको सुलझाने में ये प्लेट टेक्टोनिक आपकी मदद करते हैं। मेटियोर्स को आप देखते हैं, शूटिंग स्टार हैं, या फिर सोलर सिस्टम के जितने सारे प्लैनेट्स हैं उसके लक्षण करीब करीब एक दूसरे से जो मिलते हुए दिखते हैं। तो इस आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि पृथ्वी का जन्म या इसका निर्माण सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट से अलग नहीं होगा। तो आइए इसकी तरफ हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं कि पृथ्वी का जन्म आखिर हुआ कैसे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी का जन्म या इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति। निर्माण इसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, इसको आप उत्पत्ति कह सकते हैं। ये एक कॉमन टॉपिक है और एक रहस्य है। पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में अभी तक जितने लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए या अपने अपने थ्योरीज, अपने कॉन्सेप्ट, अपने हाइपोथेसिस सामने रखे हैं, उसको सिंपली हम लोग 2 वर्गों में रख सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा से हुई, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी स्टार थ्योरी, बाइनरी स्टार थ्योरीज। और जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको आप 2 टुकड़ों में बांटिए। एक को बोलते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस, पेरेंटल हाइपोथेसिस या पेरेंटल थ्योरीज, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग बाई पेरेंटल थ्योरीज, बाई पेरेंटल थ्योरीज।
पेरेंटल थ्योरीज में विश्वास रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी का निर्माण एक तारा से हुई, जबकि बाई पेरेंटल थ्योरीज में विश्वास रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी का जन्म दो तारों से हुई। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये अलग अलग कंसेप्ट इस दोनों के बारे में लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले पृथ्वी के जन्म के इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास जिसने किया वो कॉस्टेद बफन, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन था, जिसने 1755 ईस्वी में एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ नेचर। तो हिस्ट्री ऑफ नेचर में सबसे पहले इस कॉस्टेद बफन ने पृथ्वी के जन्म से संबंधित गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया और पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। हालांकि उनके इस थ्योरी में त्रुटियां, दोष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कम से कम इतना क्रेडिट तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए कि वो सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में खींचा। और बाद में फिर जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुए, लोगों ने अपने अपने नए कॉन्सेप्ट लेकर के सामने आए और सबने लगभग इस चीज़ को सुलझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ। रिसेंट में जो सबसे रिसेंट थ्योरीज हैं इस पृथ्वी के जन्म के संबंध में, वो बिग बैंग थ्योरीज है। ये बिग बैंग थ्योरीज पृथ्वी के इस जन्म के रहस्य को सुलझाने में बहुत हद तक कारगर साबित हुई है। हालांकि त्रुटियां तो इसमें भी पाई जाती है, लेकिन बाकी जितने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक सामने आए हैं उसकी तुलना में इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर त्रुटियां कम हैं। इसलिए अधिकांश लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि पृथ्वी का जन्म बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो कॉस्टेद बफन, जिनकी किताब हिस्ट्री ऑफ नेचर, इसमें सबसे पहले इन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास ऐसे किया, इनका ऐसा मानना है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा कॉमेट, जिसको दुमदार या पुच्छल तारा भी हम लोग बोलते हैं, सन के बहुत नज़दीक से होकर के गुजरा, जिससे दोनों में टक्कर हुई और इस टक्कर के उपरांत बहुत सारा मटेरियल इधर उधर छिटक करके सन के चारों तरफ बिखर गया, जो कालांतर में विद द ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम सॉलिड हो गए और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स कहलाते हैं। तो कॉस्टेद बफन का ऐसा मानना था कि पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों की उत्पत्ति एक कॉमेट के सन से टकरा जाने के कारण हुई, और इस टकराव के कारण जो मटेरियल वहाँ से छिटक करके बाहर निकले वही सारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। अभी जैसे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मेटियोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सारे सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं वो उसी टक्कर के उपरांत निकले हुए पदार्थों के सॉलिड होकर के बनने से सोलर सिस्टम का वजूद, अस्तित्व सामने आया। लेकिन बफन शायद इस बात को भूल गए थे कि एक कॉमेट जो है उसका डायमीटर सन के डायमीटर से बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कॉमेट की टक्कर सन से होती भी है तो वो छोटा कॉमेट सन को क्या नुकसान पहुंचाएगा। क्रिटिसिज्म का एक आधार ये है इस थ्योरी के। दूसरा आधार ये बनता है कि सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले छोटे प्लैनेट हैं, बीच में बड़े प्लैनेट है, बाद में छोटे प्लैनेट्स हैं। तो किसी भी टक्कर से जो निकलने वाला मटेरियल है या टकराव के उपरांत जो मटेरियल निकलेगा उसका इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो बफन के इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का ये दूसरा बड़ा और मजबूत बेस है कि टकराव के उपरांत ठीक है कि मटेरियल बाहर निकले, उनके सॉलिड होने से प्लैनेट्स बने, सैटेलाइट्स बने और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। चलिए यहाँ तक सही है, लेकिन सोलर सिस्टम में जो ये अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का कि छोटे बड़े फिर छोटे, तो टकराव के बाद निकलने वाले मटेरियल ऑटोमेटिकली इस तरह सिस्टम में तो अरेंज नहीं हो सकते। तो ये भी एक बड़ी त्रुटि मानी जाती है उनके सोच की या उनकी इस थ्योरीज की। कुछ लोगों ने ऐसे क्रिटिसाइज़ किया कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स गोल आकृति के हैं, तो टक्कर के उपरांत निकलने वाला मटेरियल गोल आकृति का हो ये ज़रूरी तो नहीं है, उनको टेढ़े मेढ़े नुकीले होने चाहिए, जबकि वो छोटे बड़े और गोल आकृति के हैं। ये भी निराधार साबित करता है उनके इस सिद्धांत को। कुछ लोगों ने उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ किया
कि सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स बने, बफन का ऐसा मानना है कि उसका जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले टकराव के कारण हुआ, लेकिन बफन ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि ये टकराव 4.5 अरब साल पहले ही क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं या फिर उसके बाद क्यों नहीं। इसके बारे में भी बफन कुछ कहने में सक्षम नहीं थे या फिर इनका स्पष्टीकरण भी इस बात का उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये सारी त्रुटियां उनकी थ्योरीज में आई। लेकिन एक बड़ा क्रेडिट उनको ये जाता है कि चलिए ठीक है, त्रुटियां आई, पत्थर अगरचे आखिरी ही चोट से टूटता है लेकिन पहली चोट बेकार नहीं जाती, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी काम जब आप करने चलते हैं तो जाहिर है कि उसमें मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अगर आप निरंतर चलते रहे तो सफलता निश्चित रूप से कभी न कभी आपके कदम चूमेगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक पत्थर तोड़ने वाला पत्थर पे चोट लगाता है कि टूट जाए, तो ठीक है कि पहली चोट में वो कामयाब नहीं हो पाया, दूसरी चोट में कामयाब नहीं हो पाया, 10वीं चोट में वो कामयाब होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पहली चोट बेकार चली गई, बल्कि पहली चोट ने उस पत्थर को कमज़ोर किया और उसके रिजल्ट में जो 10वीं चोट उसने लगाई उससे पत्थर टूट गया और कामयाब हो गया। तो ठीक है, बफन ने जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, इसमें त्रुटियां थी, लेकिन कम से कम इतना क्रेडिट तो उस आदमी को मिलता ही है कि वो सबसे पहला आदमी था दुनिया का जिन्होंने लोगों का ध्यान इसके तरफ आकर्षित किया कि पृथ्वी का जन्म भी एक रहस्यमय है और इसको जानना मानव जाति की जिम्मेदारी है। चूँकि मानव जाति ये मानव समुदाय का ये घर है, तो आदमी निश्चित रूप से जहाँ पर रहता है उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। तो पृथ्वी चूँकि मानव का निवास स्थान है, इसलिए इस पे बसने वाले सभी व्यक्तियों की ये इच्छा होती है कि जो हमारा निवास स्थान है उसके जन्म के बारे में हम थोड़ा जानें। तो कम से कम बफन ने दुनिया का ध्यान इसकी तरफ खींचा कि लोग इस बात को जाने समझे कि इसका जन्म कैसे हुआ। ये ठीक है, ये क्लियरफाई करने में सक्षम नहीं हो पाए। बाद में इन्हीं के इस सिद्धांत को बेस बना के या आधार मान करके इमैनुअल कांट ने भी अपने थ्योरी का प्रकाशन किया। उसी तरह से लाप्लास ने भी अपने थ्योरी का प्रकाशन किया। जीन्स एंड जेफरीज भी अपने कॉन्सेप्ट लेकर के आए। चेम्बरलिन एंड मोल्टन भी अपने कॉन्सेप्ट लेकर के आए और ऑटो स्मिथ भी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। और बाद में जो सबसे रिसेंट में बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये बिग बैंग थ्योरी इस चीज़ को समझाने में पूरी तरह से प्रयास करता है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी सबसे रिसेंट थ्योरी है। ऑटो स्मिथ के बाद जो एक रशियन स्कॉलर थे उन्होंने इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया, लेकिन बाद में जो ये बिग बैंग थ्योरी एक कंप्लीट सॉल्यूशन इसका लेकर के आया है जिसमें त्रुटियां सबसे कम पाई जाती हैं। तो ये कॉस्टिद बफन की थ्योरी थी कि हिस्ट्री ऑफ नेचर में इन्होंने इसका स्पष्टीकरण किया है। आगे हम लोग चलेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि इमैनुअल कांट एक मैथमेटिशियन थे जर्मन के। बफन के इस त्रुटियों से खुद को बचाते हुए उन्होंने पृथ्वी का जन्म एक ऐसे नेबुला से, एक ऐसे गैस से किया जो इस स्पेस के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर पहले ही से मौजूद थे, पाए जाते थे। और उनके बाद में उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का भी सहारा लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से ये इस स्पेस के अंदर जो ये प्राइमोडियल मैटर पहले से फैले हुए थे। हालांकि कांट ने उस प्राइमोडियल मैटर के बनने की कल्पना को पे कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक ऐसे मैटर से किया है जो इस स्पेस के अंदर पहले ही से मौजूद थे। वो कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कितने आए, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने संकल्पना या थ्योरीज की शुरुआत ऐसे की कि अरबों साल पहले, लगभग 4.5 अरब साल पहले इस स्पेस के अंदर कुछ प्राइमोडियल मैटर फैले हुए थे और वो प्राइमोडियल मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते गए, मिलते गए और मिलने से इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर गति पैदा हुई और इस गति के कारण वो प्राइमोडियल मैटर एक चक्कर लगाने वाले नेबुला के रूप में बदल गया और बाद में उसी नेबुला से सोलर सिस्टम के ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनका जन्म हुआ। इसके बारे में किसी दूसरे दिन हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। अगर ये मेरी बात आपको
लगती है, समझ में आई कहीं से कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ का जो ये टॉपिक है, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है और सभी आदमी के अंदर ये क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की। तो अगर मेरी बात आप समझ गए हैं तो अब उन लोगों तक आप पहुंचा दीजिए जहां तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, या जो इन्हें नहीं समझते हैं या फिर समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप वहां तक पहुंचा दें। ये आगे आपकी जिम्मेदारी है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।